स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान से डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डीएनए की आणविक संरचना। तो डीएनए की आणविक संरचना का अध्ययन एक वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने किया था सम्मिलित रूप से, जिसके कारण उनको दोनों को 1953 में दोनों ने इस अध्ययन किया और इसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया, जिसके कारण उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा प्रतिपादित डीएनए मॉडल को वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा जो वाटसन एवं क्रिक मॉडल है वो किस तरीके से है। तो इसके लिए कुछ बिंदु हैं जो डीएनए मॉडल में प्रतिफलित होते हैं या डीएनए में दिखाई देते हैं। एक डीएनए का उन्होंने मॉडल बनाया और उसके लिए कुछ नियम या बताएं। उस नियम पहला है हमारा, डीएनए जो होता है क्या होता है कि प्रत्येक अणु में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। हम लोग समझ सकते हैं ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है। इसके जो एक डीएनए का एक अणु है, ये क्या है, डीएनए का एक अणु है। तो इसके प्रत्येक अणु में क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़े, ये हमारा पहला स्ट्रैंड हो गया, ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड हो गया, अर्थात ये हमारा पहला स्ट्रैंड्स, ये हमारा दूसरा स्ट्रैंड्स। तो इस तरीके से डीएनए के प्रत्येक अणु में क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर लिपट कर क्या करते हैं, क्या द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं, प्रत्येक डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखलाएं होती है। ये हमारा पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये हमारा दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, जो कि क्या होती है, अशाखित होती है, अर्थात कहीं पर भी इसका ब्रांच्ड नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, हमारा डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं प्रति समांतर होती है, अर्थात डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, हमारा पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये हमारा दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये दोनों श्रृंखलाएं क्या होती है, एंटी पैरेलल होती हैं, अर्थात एक सिरा 3 पॉइंट्स, एक सिरा 3 के पास, दूसरा सिरा 5 के पास रहता है, अर्थात 3 5 5 3 इस तरह से क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। 3 प्राइम छोर और 5 प्राइम छोर कहते हैं इनको। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में क्या, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। पहला हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में जो होती हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े रहते हैं, है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं सीढ़ीनुमा डंडों के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ये हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गया, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जो इस तरह से सीढ़ीनुमा, इस तरह से ये सीढ़ी जैसे दिखाई दे रहा है हमारा, तो सीढ़ीनुमा दंड के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पर न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थित होते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपस में फास्फोडाई एस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। ये हमारा फास्फोडाई एस्टर बंध के द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरीके से श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, एडेनिन जो होता है एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। प्रत्येक जीव जाति के लिए डीएनए में जो क्या होते हैं, अनुपात होते हैं या डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है एक निश्चित होता है, अलग अलग होता है अलग अलग जीवधारियों के लिए। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी ये कुंडलिनी होती है, उसका लंबाई जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्थात एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक कुंडलिनी माना जाता है इसको, जो डीएनए की होती है 34 एंगस्ट्रॉम इसका जो लंबाई होती है। और इनके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनकी श्रृंखला कितने होते हैं, वो 10 तक लगभग होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से टोटल लगभग 10 होते हैं जो एक कुंडलिनी के बीच आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या। और जो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की प्रत्येक कुंडलिनी का जो व्यास होता है वो कितना होता है, व्यास हमारा देखें तो उसका जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुंडलिनी बनती है उसका व्यास को देखें तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये डीएनए की संरचना होती है। और अगर डीएनए की श्रृंखला को देखें तो क्या होता है, मान लीजिए
एक क्षारक क्रम में एडेनिन ग्वानिन एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन है, तो दूसरी श्रृंखला क्रम में क्षारकों का क्रम क्या हो जाएगा, जस्ट उसका विपरीत होगा। क्या होगा, थायमिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन होगा, अर्थात एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ेगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा इस तरीके से। तो ये हमारा डीएनए मॉडल की संरचना हो गया। आप लोग इसको घर पे स्टडी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए चित्र बनाकर। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।